नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत की पहली नेकी यकीन और ज़ुहद है, यानी इस बात का यकीन कि अल्लाह ताला रज़ाक और मालिक है, और पहला फसाद जो है वो कंजूसी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इंसान को कंजूसी से महफूज रहना चाहिए, और झूठ से ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि झूठ इंसान को तबाही बर्बादी की तरफ लाती है, बेइज्जती कर देती है, इंसान की तौहीन का बायस बनती है झूठ। अगर आप एक मरतबा झूठ बोलेंगे तो उसे निभाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि मोमिन कमज़ोर हो सकता है, मोमिन व मुसलमान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो बहरहाल लानत अल्लाहु अलल काज़िमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, ये भी एक हदीस है, ये भी एक कुरान में आया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हमने हदीस मुबारक तो सुना दी है, लेकिन चलते हैं खबरों का आगाज़ करते हैं। और सबसे अहम खबर जो है वो मगरबी बंगाल से आ रही है और तमिलनाडु से आ रही है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त यानी इंतखाबी एक शौक लगा है, सदमा लगा है। और ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मगरबी बंगाल में आज जमहूरियत को शिकस्त हो गई है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी को शिकस्त हो गई है, सेक्युलरिज्म को शिकस्त हो गई है, और ममता बनर्जी को शिकस्त हो गई है। और आपको बता दूं कि पहली मरतबा मगरबी बंगाल में आपने देखा कि किस तरह ममता बनर्जी ने 15 साल कबल 34 साल कम्युनिस्टों का इख्तिदार उखाड़ फेंका था, उसी तरह 15 साल इख्तिदार को अब ऐसा लगता है कि बीजेपी उखाड़ फेंक रही है। लेकिन बीजेपी नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी से कहीं ज्यादा आप देखेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ ईडी हो, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या सीबीआई हो, एनआईए हो, या फिर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इस सिलसिले में ममता बनर्जी के लोग कहते हैं कि मुकाबला था ममता बनर्जी का इन तमाम ताकतों से। और आपको बता दूं कि बददियानत से तेज था, धोखाधही से मुकाबला था, और धोखाधही की फतह हो गई है, धोखेबाजों की फतह हो गई है। और हद तो यह है कि जमहूरियत को शिकस्त हुई है मगरबी बंगाल में, और ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि इख्तिदार से बेदखल हो रही है और बीजेपी इख्तिदार की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको मगरबी बंगाल लिए चलते हैं। मगरबी बंगाल के 294 नशस्तें जो है उनमें से तकरीबन 278 के ट्रेंड्स हमारे पास आ चुके हैं, 280 के ट्रेंड्स हमारे पास आ चुके हैं। और बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है 183 नशस्तों पर आ गए हैं, जबकि आपको अंदाजा लगाइए कि टीएमसी यानी मगरबी बंगाल में जो हुक्मरान जमात है टीएमसी ममता बनर्जी की, वो 93 नशस्तों आगे दिखाई देती है, जबकि 2 सीटों पर दूसरे उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। वैसे में नाज़रीन, जहां तक आपको बता दूं कि कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस को यानी कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का आगे नहीं दिखाई देता, यहां तक कि कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन भी पीछे चल रहे हैं। वैसे में नाज़रीन, आपको बता दूं कि किस तरह मगरबी बंगाल में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, उस बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको ये बता दूं कि भवानी नगर से ममता बनर्जी आगे है और शुभेंदु अधिकारी पीछे बताए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि नंदीग्राम में क्या होगा। वैसे भी नाज़रीन, जहां तक तमिलनाडु की तरफ आप जाते हैं, और तमिलनाडु की तरफ आप जाते हैं तो 234 रुकनी जो असेंबली है उसके तमाम 234 असेंबली हल्कों के जो ट्रेंड्स है वो हमारे पास आ चुके हैं। और आपको बता दूं कि हैरत अंगेज वहां के नताइज है, और वहां क्या हुआ है कि डीएम की बिल्कुल तीसरे मुकाम पर आ गई है, जो कि जबकि ये कहा जा रहा था कि स्टालिन की ज़ेर क़यादत डीएम के भी इस मरतबा अपना इख्तिदार बरकरार रखेगी, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा लगता है कि अब हुकूमत बनेगी टीवीके, यानी विजय की हुकूमत बनेगी, फिल्म स्टार। और उस बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। टीवीके की जो है विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसने 106 नशस्तों पर आगे दिखाई देती है, और मैं समझता हूं कि वहां हुकूमत साजी के लिए 118 नशस्तों की जरूरत होती है, और वहां विजय की पार्टी बासानी हुकूमत बना लेगी, इस तरह के इशारे हमें मिल रहे हैं। जबकि AIADMK को 72 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है, उसमें बीजेपी भी शामिल है उसके इत्तेहादियों में। और अगर डीएम की बात करते हैं तो डीएम की 56 नशस्तों पर आगे बताई गई है। वैसे भी नाज़रीन,
آپ کو بتا دوں کہ اگر کیرلا کی بات کرتے ہیں تو کیرلا میں اس مرتبہ کمیونسٹوں کی حکومت کا خاتمہ دکھائی دیتا ہے، اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اب UDF آگے دکھائی دے رہی ہے جس کی قیادت کانگریس کرتی ہے، اور کانگریس کے حل کے بہت خوش ہے، لیکن کانگریس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کو مغربی بنگال میں کس طرح نقصان پہنچا ہے۔ کانگریس کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ کانگریس خوشی منا رہی ہے کیرلا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد۔ اگر کانگریس کو BJP کے مقابلے کامیابی ہوتی تو بہت بڑی بات ہوتی، اور یہ تو کمیونسٹ ہیں اور کمیونسٹوں کے خلاف کامیابی کا جشن منا رہی ہے کانگریس۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ UDF کانگریس کے زیر قیادت جو UDF ہے اسے 54 نشستوں پر کامیابی ملنے کا پورا امکان ہے، جبکہ UDF جو ہے اس کی سیٹس گھٹ کر اب میں سمجھتا ہوں کہ 30 تک ہو جائیں گی۔ 39 نشستوں پر اس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں، جبکہ دیگر جو امیدوار ہیں یا جماعتیں ہیں وہ 7 سیٹوں پر آگے بتائی جاتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو اور ایک طرف چلتے ہیں، پڈوچیری، اور یہ مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے، وہاں آپ کو بتا دوں کہ 30 نشستوں میں سے 29 نشستوں کے جو ٹرینڈز ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور ان ٹرینڈز میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کس طرح BJP اور اس کی زیر قیادت جو NCR ہے وہ 15 نشستوں پر آگے ہے، کانگریس اور اس کے اتحادیوں کو 11 نشستوں پر آگے بتایا گیا ہے، اور ادرس یعنی دیگر کو 3 سیٹوں پر آگے بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس مرتبہ بھی کانگریس اقتدار سے دور رہے گی پڈوچیری میں۔ لیکن ناظرین جہاں تک مغربی بنگال کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ مغربی بنگال میں جمہوریت کو شکست ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سینٹرل فورسز کی جو آپ دیکھیں گے کمپنیز ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں امت شاہ نے وہاں تعینات کر دی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سینٹرل فورسز کے خوف کے نتیجے میں جو پولنگ ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور EVM میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور اس مقابلے میں ایک تنہا عورت نے کئی مردوں کا مقابلہ کیا، اور وہ عورت ہے، وہ بہادر عورت ہے، وہ بنگال کی شیرنی ہے، ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی۔ تو بہرحال ممتا بنرجی کو اب ایسا لگتا ہے کہ اقتدار سے محرومی کے اشارے ہمیں مل رہے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ممتا بنرجی نے مغربی بنگال میں تقریباً 34 سالہ اقتدار کمیونسٹوں کا اکھاڑ پھینکا تھا، اور 15 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اب 15 سال کے بعد مرکز میں 3 مرتبہ زیر اقتدار یعنی مسلسل کامیابی حاصل کرنے والی BJP کو مغربی بنگال میں کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن اس مرتبہ کامیابی ملی ہے۔ لیکن کامیابی کیسے ملی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا یہ کامیابی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کامیابی ہیرا پھیری کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کامیابی EVM میں گڑبڑ کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کامیابی مرکزی فورسز کی مدد کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کامیابی الیکشن کمیشن آف انڈیا اور چیف الیکشن کمیشنر کی BJP کو تائید و حمایت کا نتیجہ ہے؟ یہ سوال اب مغربی بنگال نہیں سارے ہندوستان میں گونج رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ مغربی بنگال کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ BJP جو ہے، اگر مغربی بنگال کی بات کرتے ہیں تو BJP 183 نشستوں پر آگے بتائی جا رہی ہے، لیکن اب آپ کو لیے چلتے ہیں ابھی جو ٹرینڈز آ رہے ہیں کچھ دیر پہلے اس میں یہ بتایا گیا کہ BJP 193 نشستوں پر آگے ہے، جبکہ 2021 میں BJP کو 77 نشستوں پر کامیابی ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 193 نشستوں پر BJP آگے ہے تو مغربی بنگال میں BJP کو 116 سیٹوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کا فائدہ کس نے کرایا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کو بحثیت ہندوستانی سے واقف ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغربی بنگال میں جمہوریت کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لا دیا گیا ہے، اور مرکزی ایجنسیوں نے ماندانہ کردار ادا کیا ہے، نیگیٹو کردار ادا کیا ہے، جمہوریت کو اور سیکولرزم کو، گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور اس سوال کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر BJP مغربی بنگال جو ترنمول کانگریس کا گٹ یعنی مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے، اگر وہ فتح کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو BJP ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں بآسان اقتدار حاصل کر سکتی ہے، اور امت شاہ جو وزیر داخلہ ہے وہ مرکزی فورسز کسی بھی ریاست میں تعینات کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ TMC نے اور اکھلیش یادو نے، تیجسوی یادو نے اور تمام اپوزیشن قائدین نے، راہل گاندھی نے یہ الزام عائد کیا کہ وہ BJP کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، BJP کے اشاروں پر کام کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مغربی بنگال میں بھی
इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारों पर काम किया है। तो बहरहाल मगरबी बंगाल में जुमला 294 असेंबली नशस्तें हैं। बीजेपी के बारे में पहले तो कहा गया है कि 183 नशस्तों पर, अब ये खबरें आ रही है कि 193 नशस्तों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। और पिछले इंतखाबात यानी 2021 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के 77 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस तरह बीजेपी को इस मरतबा 116 नशस्तों का फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी के बारे में कहा जा रहा है कि 95 नशस्तों पर टीएमसी के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। और 2021 में टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस को 214 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन इस मरतबा ममता बनर्जी को बताया जा रहा है कि कम से कम 119 नशस्तों का या हल्कों का नुकसान है। लेफ्ट पार्टीज की तरफ चलते हैं यानी कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ चलते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टियों को अब कहा जा रहा है कि 3 उम्मीदवार बढ़तरी बनाए हुए हैं। 2021 में इनका एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था, तो इसका मतलब यह हुआ है कि +2 यानी 2 हल्कों का कम्युनिस्टों को फायदा हासिल हुआ है। कांग्रेस जिसने तकरीबन 294 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, अभी तक एक भी उम्मीदवार उसका आगे नहीं चल रहा है। इसका मतलब कांग्रेस का जो नतीजा आएगा वो 0 आएगा। अदर जो है यानी दिगर जो जमातें हैं उनको 2 पर सबकत हासिल है। इसका मतलब यह है कि 2021 में एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था और अब 2 उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं, तो इसका मतलब दिगर जमातों को 1 सीट का फायदा है। तो बहरहाल नाज़रीन, मगरबी बंगाल में ऐसा लगता है कि जमहूरियत शिकस्त खा गई है और हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान का दस्तूर को शिकस्त हुई है, यह कहा जा रहा है। टीएमसी की जानिब से यही कहा गया है कि दाल में कुछ काला है, गड़बड़ की गई है, हेरा फेरी की गई है और मरकजी फोर्सेज, मरकजी एजेंसियों की मदद हासिल करते हुए मोदी ने इख्तिदार हासिल किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 76 साल जिंदगी में मोदी को यह सबसे बड़ी कामयाबी नजर आ रही है और इसलिए नजर आ रही है कि मोदी ने कहा था कि हम 4 मई के बाद मगरबी बंगाल वापस होंगे और बीजेपी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे, और अमित शाह ने भी ये बात कही थी। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने ऐसे कहा था जैसे कि इन्हें अच्छी तरह पता है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। इसका मतलब ये सब कुछ मंसूबा, ये जो कामयाबी है ये पूरा मंसूबाबंद कामयाबी से कहा जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब चलते हैं तमिलनाडु में आपको बता दूं कि 234 असेंबली हल्के हैं जहां पर यह कहा जा रहा था कि हुक्मरान डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर है स्टैलिन, उनकी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल होगी, लेकिन इस मर्तबा टीवी के यानी विजय थॉमस जो है उनकी पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। और बता दूं कि आपको 110 नशस्तों पर टीवी के आगे है और उसके उम्मीदवारों के कामयाबी के इम्कान बढ़ते ही जा रहे हैं और वहां पर सादा सी अक्सरियत हासिल करने के लिए या जादुई अदद हासिल करने के लिए 118 नशस्तों पर कामयाब होना जरूरी है। तो ऐसे में आपको बताना जरूरी है कि टीवी के सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी है, यानी उसकी उम्र सिर्फ 2 साल है और उसने जिस अंदाज में कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, एक हैरत अंगेज नतायज तमिलनाडु में सामने आए हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो एक अजीब राह इख्तियार करने वाली है। और हम आपको बताते हैं कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी जो बीजेपी है, जिसकी सरपरस्त तंजीम आरएसएस है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, यकसा सिविल कोड की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है और दरअंदाजों को निकालने की बात कर रही है। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह मजहबी इस्तेसाल किया गया मगरबी बंगाल में, किस तरह मरकजी एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया मगरबी बंगाल में। तो बहरहाल हम मगरबी बंगाल की तरफ वापस आएंगे, लेकिन चलते हैं तमिलनाडु में और आपको बताते हैं कि किस तरह 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में 110 से ज्यादा नशस्तों पर टीवी के उम्मीदवार आगे दिखाई देते हैं, जबकि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके यानी जयललिता की जो पार्टी थी जो टूट फूट का शिकार हुई थी, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस मरतबा आपको बता दूं कि 63 नशस्तों पर उसे कामयाबी मिली है और 2021 में 75 नशस्तों से उसे कामयाबी मिली थी, यानी 12 नशस्तों का उसे नुकसान है। लेकिन डीएमके जो हुक्मरान पार्टी है उसने 2021 के असेंबली इंतखाबात में 159 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन फिल वक्त उसके 60 उम्मीदवार आगे बताए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डीएमके को 99 नशस्तों का नुकसान हुआ है, जबकि दिगर को 1 नशस्त का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, हम चलते हैं आसाम में आपको बता दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा दोबारा इख्तिदार बनाने वाले हैं और आपको यह बताना जरूरी है कि 128 रुकनी आसाम
اسمبلی میں بی جے پی کو 98 نشستوں پر آگے ہیں بی جے پی امیدوار، جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ 2021 میں 73 حلقوں میں بی جے پی نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے یہ حکومت بنائی تھی۔ اس طرح بی جے پی کو فی الوقت 25 نشستوں کا فائدہ ہوا ہے، کانگریس نے 26 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ اسے 2021 میں 31 نشستوں پر کامیابی ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کانگریس کو 5 نشستوں کا نقصان ہوا ہے۔ اب اجمل یعنی اے آئی یو ڈی ایف کے جو ہے مولانا اجمل، ان کی پارٹی کو آپ کو بتا دوں کہ 2021 میں 16 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اس مرتبہ ان کے صرف 2 امیدوار آگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ اجمل کو تقریباً 14 نشستوں کا نقصان ہے، جبکہ دیگر پارٹیوں کو 6 نشستوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آسام بھی کانگریس کے ہاتھوں سے گیا ہے، اور تمل ناڈو میں بھی کانگریس کا جو اتحادی تھے اس کی شکست ہوئی ہے، اور مغربی بنگال میں بی جے پی کو کامیابی مل رہی ہے، جبکہ کانگریس کو واحد یعنی ریاست کیرالہ میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہی بتا دوں کہ جہاں تک پڈوچیری کا سوال ہے، پڈوچیری ایک مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے، اور یہاں پر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کس طرح این آر سی یعنی نیشنل این آر سی جو ہے اس نے 15 این آر سی پلس اتحادی جس میں بی جے پی شامل ہے 15 نشستوں پر اس نے کامیابی یعنی آگے بڑھے ہیں، اور کانگریس 11 نشستوں پر آگے ہے، ٹی وی کے کو 0 اور دیگرز کو 3 پر کامیابی یعنی کامیابی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 میں دیگر جو امیدوار تھے وہ 5 نشستوں پر آگے تھے، اس مرتبہ انہیں 2 کا نقصان ہوا ہے، اور کانگریس کو 3 کا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ 2021 میں اس کے 8 امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کیرالہ میں 140 اسمبلی حلقے ہیں، اور وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یو ڈی ایف اس مرتبہ حکومت بنانے والی ہے، اور اس مرتبہ اسے 89 حلقوں میں کامیابی کی طرف وہ آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ 2021 میں 40 حلقوں میں وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کو کیرالہ میں یعنی کانگریس کی زیر قیادت یو ڈی ایف کو کیرالہ میں 49 نشستوں کا فائدہ ہوا ہے۔ ایل ڈی ایف یعنی کمیونسٹوں کے زیر قیادت جو اتحاد ہے ایل ڈی ایف، وہ 35 نشستوں پر آگے بتائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 2021 میں 92 نشستوں پر یہ آگے تھے یعنی کامیاب ہوئے تھے، اور اس مرتبہ انہیں 57 نشستوں کا نقصان ہوا ہے۔ بی جے پی پلس جو ہیں بی جے پی کے جو اتحادی ہیں وہ 3 نشستوں پر آگے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 کا انہیں فائدہ ہوا ہے۔ دیگر 13 نشستوں پر آگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں 5 دیگر کو 5 نشستوں کا فائدہ ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کس طرح دلچسپ جو نتیجہ آیا ہے وہ آیا ہے ریاست تمل ناڈو کا، اور تمل ناڈو میں جوزف وجے چندر شیکھر وجے جو فلم سٹار ہیں انہوں نے ایک نئی تاریخ بنائی ہے، اور تمل ناڈو میں جو 49 سال سے ایک جنکس تھا، یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی وہاں پر جو چیف منسٹر تھے 50 سال پہلے ایم جی رام چندرن، وہ فلم سٹار تھے، اور اس کے بعد اگر دوسرے فلم سٹار کو چیف منسٹر کے عہدے پر کامیابی ملی ہے تو وہ ہیں جوزف وجے چندر شیکھر۔ جوزف وجے چندر شیکھر نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جے للیتا بھی عہدے چیف منسٹری پر فائز ہوئی تھی، اس کے بعد کمل ہاسن جو ہے وہ بھی بہت آگے آئے تھے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی تھی لوک سبھا انتخابات میں، اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی کا سوال ہے، ایم جی رام چندرن کے نام سے مشہور مقبول شخصیت نے 1977 میں کے اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور اپنی حکومت بنائی تھی، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انہیں 1987 میں اپنی موت تک وہ عہدے چیف منسٹری پر فائز رہے۔ بہرحال ناظرین، ٹامیلگا ویٹرے کازگم یہ ہے ٹی وی کے۔ تو بہرحال ناظرین، مسلم اگر آپ بات کریں گے تو ٹی وی کے بہت ہی آگے جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کی حکومت جلدی بنا لے گی وہاں پر، اور جوزف وجے چندر شیکھر عہدے چیف منسٹری پر فائز ہوں گے۔ ویسے بھی انہیں صرف سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے صرف 8 نشستوں کی ضرورت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آگے وہ 118 نہیں بلکہ 128 نشستوں پر اس کی پارٹی کامیاب ہو جائے گی، یعنی ٹامیلگا ویٹرا کازگم کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مغربی بنگال کا سوال ہے، حیرت انگیز نتائج یہ ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو مسلم اکثریت علاقے
ہیں वहाँ पर भी बीजेपी उम्मीदवार आगे बताए जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, हेरा फेरी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, हेरा फेरी के हुई है ये महसूस हो रहा है, और आपको बताते हैं कि कैसे हालात खराब हो रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को, आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को यानी टिकट नहीं दिया था, जबकि अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने 78 उम्मीदवारों को मैदान में, यानी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, टीएमसी ने 47 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में भी बीजेपी कामयाबी हासिल करती जा रही है। बाबरी मस्जिद बनाने वाले, यानी ऐलान करने वाले, संगे बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर, जिन पर यह इल्जाम आयद किया गया कि बीजेपी से उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का सौदा किया है और 200 करोड़ रुपए उन्हें एडवांस दे दिए गए हैं, तो आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर के बारे में खबर आ रही है कि वो भी आगे चल रहे हैं, यानी अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर सबकत बनाए हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन 7 करोड़ वोटर्स मगरबी बंगाल के थे और 92.93% वहां पर राय दही हुई, जबकि यह कहा जा रहा है कि आवाम ने नहीं, किसी और ने यह राय दही की है, और उसी राय दही के नतीजे में बीजेपी को कामयाबी मिल रही है। ये टीएमसी हल्के कह रहे हैं, अपोजिशन हल्के कह रहे हैं, और मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन अगर भवानीपुर की बात करते हैं तो सबिंदो अधिकारी पीछे चल रहे हैं और ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो खबर रह रही है। आपने आपको बताया कि किस तरह मगरबी बंगाल में खेल खेला गया है, और आपको ये बता दूं कि मगरबी बंगाल के खेल में जिस तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुरमुरे खाने यानी झलमुरी खाने का सवाल है, अब देखना यह है कि वहां मुकाबला झलमुरी का होगा, मछली से यानी फिश से मुकाबला होगा, और सबिंदो अधिकारी ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायद होंगे या नहीं होंगे, यह भी एक अहम सवाल है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी बातें करते हुए मोदी ने, अमित शाह ने यह कहा था कि मगरबी बंगाल में हम हुकूमत बना रहे हैं, ऐसे कहा था जैसे इन्हें अच्छी तरह मालूम है पहले से ही, और इन्होंने पूरी चीज सेट कर दी है, अब सिर्फ रिजल्ट आने बाकी थे। इस तरह की बात उन्होंने की थी, इस तरह की पेश कयासी उन्होंने की थी, इस तरह की पेशन गोई उन्होंने की थी। और लेकिन एक बात जरूरी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, अगर आज ये इस बात पर फख्र महसूस कर रहे होंगे कि उन्हें इख्तिदार मगरबी बंगाल में मिल गया है, तो ये इख्तिदार जो है, आज अगर कोई इख्तिदार के तख्त पर बैठता है तो कल वो तख्ते पर भी आ सकता है, ये सोच लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि हर उरूज के बाद जवाल होता है, और अगर ये समझते हैं कि इख्तिदार इनकी मीरास है, इख्तिदार इनके पास हमेशा रहने वाला है, तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और इन्हें सोच लेना चाहिए कि आवाम की बहबूद के लिए काम करें। मजहब का नाम ना लें, मजहब का नाम पर अगर सियासत करते हैं, मजहबी खुतूत पर आवाम को तकसीम करते हैं और नाम नेहाद कौम परस्ती का यानी दावा करते हैं, तो यकीन मानिए कि इससे मुल्क को नुकसान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आलमी सतह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की छवि मुतासिर करके रख दी है, कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा है, ट्रंप आपको गालियां देते हैं और उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब यह है कि इसके बावजूद भी अगर वज़ीर आज़म को हिंदुस्तान में कामयाबी मिलती है तो इसके में दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज अपोजिशन पूरी कह रही है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है मगरबी बंगाल में जो की गई है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला है, अमित शाह भी बहुत गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला है, लेकिन देखना है कि इनके गुरूर और तकब्बुर को कौन खाक में मिलाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई उरूज होता है तो उसके बाद जवाल जरूर होता है। लेकिन एक और तरफ चलते हैं खबर की तरफ, और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने वाज़े तौर पर कहा है कि यह बीजेपी की हेरा फेरी की सियासत है, और इस हेरा फेरी की सियासत को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो अवाम दे सकती है। आज हिंदुस्तानी अवाम का फर्ज बनता है कि वो आगे आए और ममता बनर्जी जो हैं जैसी जमहूरी ताकतों को मुस्तहकम करे। बहरहाल हमने आपको मगरबी बंगाल के बारे में बताया, केरला के बारे में बताया, तमिलनाडु के बारे में बताया, और आसाम के बारे में भी बता दिया है, और पुडुचेरी जो मरकजी ज़ैर इंतजाम इलाका है उसके बारे में आपको ये समझा दिया है कि वहां क्या हुआ है। तो बहरहाल अब एक सवाल हिंदुस्तान में ये गूंज रहा है कि अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद कौन, क्या अमित शाह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जगह लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है, इस बारे में भी हम आपको अगले प्रोग्राम में पूरे तफसील से बताएंगे। तो बहरहाल इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए मोहम्मद रियाज अहमद को, और हम अपना प्रोग्राम खास खबर इख्तिताम को पहुंचाते हैं, और इसके बाद ही एक हमारे जो हिंदी प्रोग्राम होने वाला है उसमें आपको ताज़ा तरीन खबरें या ताज़ा तरीन आदत शुमार भी पेश किए जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ अपने प्रोग्राम अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।